हीरे की मिर्ची। एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वो स्वभाव से बहुत ही अच्छा और नेकदिल था। वो पास ही के शहर में एक होटल में वेटर का काम किया करता था। उससे किसी गरीब का दुख नहीं देखा जाता था, जबकि उसके पास भी बहुत कम ही पैसे थे। लेकिन फिर भी वो अगर किसी को भूखा देखता तो अपने पास से खाना खिला दिया करता था। उसकी इस आदत से होटल के मालिक बहुत परेशान थे। अबे रामू, तू क्या करता है बे? इतना कमाता नहीं है, उतने का तो गरीबों को खाना खिला देता है। देख भाई, मैं तो तुझे मुफ्त में खाना खिलाने वाला नहीं हूँ। अरे सेठ जी, क्या फ़र्क पड़ता है? 100 रुपये कमाता हूँ तो 10 रुपये इन गरीबों को खिला देता हूँ। और मैं भला कौन सा आपसे मुफ्त में लेता हूँ? मेरी तनख्वाह से पैसे काट लीजिए। अरे ठीक है भैया, जैसी तेरी मर्जी। होटल के मालिक और बाकी दोस्तों के समझाने के बावजूद भी रामू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ऐसे ही अपनी सेवा करता रहा। एक दिन गर्मियों की दोपहर को बहुत कम काम होने के कारण वो होटल के दरवाजे के पास बैठा हुआ था। तभी अचानक उसने देखा कि एक बहुत ही बुजुर्ग गरीब इंसान लड़खड़ाता हुआ उसके होटल की तरफ आ रहा था। वो दिखने में ही बहुत बदहाल, बेहाल और भूखा लग रहा था। उसने रामू को देखकर रामू से कहा, बेटा, कई दिनों से बहुत भूखा हूँ। क्या कुछ खाने को और पीने को पानी मिल सकता है? हाँ बाबा, आइए आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाने को लेकर आता हूँ। रामू ने उसको दरवाजे के पास बिठा दिया और होटल के अंदर से जाकर अपनी आदत अनुसार उसके लिए खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आया और पीने के लिए ठंडा पानी भी लेकर आया। उस बुजुर्ग इंसान ने खाना और पानी पीने के बाद रामू का धन्यवाद किया। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब जाके जान में जान आई है। बेटा, तुम सच में बहुत नेक इंसान हो। मेरे पास ये कुछ मिर्ची के बीज हैं। अगर तुम्हारे पास खेती लायक जगह है तो इन्हें वहाँ लगा देना, तुम्हारा भला होगा। ठीक है बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी। रामू को वो मिर्ची के बीज देकर बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। संडे को छुट्टी वाले दिन रामू अपने गांव जाकर वो सारे मिर्ची के बीज अपने खेत में लगा देता है। और अगले दिन जब वो उठता है तो अपनी खिड़की से अपने खेत में देखकर हैरान हो जाता है। उसका पूरा खेत मिर्ची के पौधों से भर गया था, लेकिन उनमें हरी नहीं, हीरे की तरह चमकने वाली मिर्चियां लगी थी। रामू भागकर अपने खेत में जाता है और वो एक मिर्ची तोड़कर उसका स्वाद चखता है। उस मिर्ची का स्वाद बहुत ही तीखा और अच्छा था। हे प्रभु, ये तेरी कैसी लीला है? हीरे जैसी मिर्चियाँ। रामू सारी मिर्चियाँ तोड़कर शहर ले आता है। वो मिर्चियाँ देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसकी हीरे की मिर्चियाँ बड़े ही अच्छे दाम पर बिक जाती हैं। अगले दिन रामू फिर देखता है कि उसका खेत फिर से हीरे जैसी मिर्चियों से भर चुका था। उसकी मिर्चियों की पूरे शहर में चर्चा होने लगी और बाहर के शहरों से भी व्यापारी उससे मिर्चियाँ खरीदने आने लगे। और अब हीरे जैसी मिर्चियाँ रामू के लिए वाकई ही हीरा साबित हुई और धीरे धीरे रामू की इतनी कमाई हुई कि रामू ने होटल खोल लिया और वहाँ पर बड़ी ही ईमानदारी से लोगों को साफ सुथरा खाना खिलाने लगा। लेकिन उसने गरीबों को खाना खिलाना नहीं छोड़ा। इसीलिए कहते हैं, नेक दिली से कोई भी काम करो तो भगवान उसका फल जरूर देते हैं। सोने के चोर और ईमानदार किसान। एक गांव में किशना और बिशना नाम के दो किसान रहते थे। कहने को तो वो दोनों पड़ोसी थे, लेकिन उन दोनों में काफ़ी दुश्मनी थी। और दुश्मनी का कारण था किशना का ईमानदार होना, क्योंकि किशना बड़ी ही ईमानदारी से अपनी ज़मीन पर खेती किया करता था, जिसके कारण उसकी बड़ी अच्छी पैदावार होती थी और वो उसे गांव के बाजार में बड़े अच्छे दामों में बेच दिया करता था। किशना के इसी काम की वजह से बिशना उससे बहुत जला करता था, क्योंकि बिशना गलत ढंग से अपनी फसलों को तैयार करता था। वो तैयार होने के बाद अपने फलों और सब्जियों को रंग से रंग दिया करता था, जिसके कारण उसकी चोरी कई बार पकड़ी जाती थी और बाजार में उसका सामान नहीं बिकता था। अरे साहब, लीजिए ताजे ताजे टमाटर और बैंगन। सब्जी और तुमसे कभी नहीं। पिछली बार तुम्हारे सारे टमाटरों में से रंग निकला था। ये तो गनीमत है मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया। वो देखो उधर किशना को, कितनी ईमानदारी से अच्छी सब्जी बेच रहा है।
हाँ हाँ भाई साहब, सही कह रहे हो, ये तो एक नंबर का बेईमान है। चलो किश्ना से ही सब्जी लेते हैं। बिश्ना किश्ना से इतना जल चुका था कि वो उसे सबक सिखाने की ठान चुका था। एक दिन बिश्ना ने किश्ना से कहा, अरे किश्ना, ये क्या सब्जियां बेचता रहता है? मैंने जंगल के पास बुरांश के बहुत अच्छे पौधे देखे हैं। भाई मैं तो जा रहा हूँ लाने, तू चलेगा मेरे साथ? हाँ हाँ बिश्ना, जरूर, इस बार मैं बुरांश भी लगा कर देखूंगा। बिश्ना किश्ना को बहला फुसलाकर नदी किनारे एक गुफा में ले गया और उसने बड़ी ही चालाकी से बाहर आकर उस गुफा का द्वार बंद कर दिया। अब किश्ना गुफा के अंदर बंद हो चुका था। अंधेरी गुफा में बंद होने के कारण किश्ना को डर लगने लगा। तभी उसे गुफा के बाहर किसी के आने की आहट सुनाई दी। वो झट से गुफा के द्वार के पास अंदर पड़े एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप गया और उसने देखा कि गुफा का द्वार खोलते ही 4 चोर अंदर आते हैं और वो ढेर सारा चोरी किया हुआ माल वहां पर जमा कर जाते हैं। चोरों का सरदार अपने बाकी साथियों से कहता है, चलो अब अगला डाका डालने चलते हैं और कल आकर बाकी सामान भी यहीं छुपा देंगे। चोर जैसे ही सामान छुपाने अंदर जाते हैं, किश्ना चुपचाप वहां से बाहर आ जाता है और एक पेड़ के पीछे से चोरों को जाते हुए देखता है। चोरों के जाने के बाद वो वहां से भागकर सीधा गांव के पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस अगले दिन किश्ना के साथ आकर सभी चोरों को पकड़ लेती है और चोरी का माल भी बरामद कर लेती है। बिश्ना किश्ना को गांव में जिंदा देखकर हैरान हो जाता है। किश्ना गांव के सरपंच से बिश्ना की शिकायत करता है और गांव की पंचायत बिश्ना को गांव से बाहर कर देती है। अब बिश्ना को उसके किए की सजा मिल चुकी थी और किश्ना को उसकी ईमानदारी की वजह से पुलिस की तरफ से इनाम भी मिला था और वो फिर से अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा था। बैम्बू मनी और जादुई कुल्हाड़ी। एक गांव में मल्लू नाम का एक आदमी रहता था। वो सुबह सुबह जंगल में लकड़ियां काटने निकल जाता और शाम को जितनी भी लकड़ियां इकट्ठे करता उन्हें शहर में बेचकर अपना गुजारा किया करता था। उसके पास संपत्ति के नाम पर 4 बकरियां और एक कुल्हाड़ी थी। वो रोज अपनी बकरियों को अपने साथ जंगल में चरने के लिए ले जाया करता था और अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटता और बकरियों के खाने के लिए हरी हरी पत्तियां भी काटा करता था। वो अपने काम से बहुत खुश था। एक दिन जब वो सुबह सुबह मुस्कुराते हुए जंगल की ओर जा रहा था, तभी एक आदमी ने उससे पूछा, अरे भाई मल्लू, क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो अपनी बकरी और कुल्हाड़ी लेकर? अरे सेठ जी, अपना क्या है, अपनी तो बस 4 बकरियां और ये जादुई कुल्हाड़ी। जब तक मेरे पास है तब तक बस खुशी ही खुशी है, समझो। अच्छा भाई, ठीक है, तुम्हारी तुम जानो। मल्लू उस आदमी को ये जवाब देकर जंगल की ओर चला जाता है और जंगल के बीचों बीच पहुंचने के बाद वो अपनी बकरियों से कहता है, अरे चलो आज चरने नदी के उस पार चलते हैं, वहाँ बहुत लकड़ियाँ भी हैं। और मल्लू अपनी बकरियों को लेकर नदी के उस पार चला जाता है और वहाँ पर वो अपनी कुल्हाड़ी से ये कहते हुए लकड़ियाँ काटने का काम शुरू करता है, चल भाई मेरी जादुई कुल्हाड़ी शुरू हो जा। लेकिन मल्लू जैसे ही लकड़ियां काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, वो उसके हाथ से फिसलकर एक बांस के झुरमुट में जा फंसती है और जब वो बांस के पास कुल्हाड़ी उठाने जाता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि बांस का झुरमुट नीचे से उखाड़ा गया था। हैं, ये क्या, बांस का झुरमुट जमीन से उखाड़ा गया है और यहीं छोड़ दिया है? भैया, इस जंगल में मेरे अलावा और कौन लकड़हारा आ गया? चलो मेरा काम आसान हो गया, इसी को काटता हूँ। अभी वो कुछ सोच ही रहा था, तभी उसे किसी के आने की आवाज आती है। एक झाड़ी के पास छुपकर देखने लगता है। तभी वहाँ पर 4 चोर आते हैं और वो बांस के झुरमुट के पास से हटाकर अपना सारा खजाना चेक करते हैं। उनमें से एक कहता है, सरदार सब सही है, सारा खजाना यही है। हाँ ठीक है, कल इसे निकाल कर बेच देंगे। ऐसा कहकर वो चारों चोर वहां से चले जाते हैं। मल्लू के मन में पहले तो बेईमानी आती है, लेकिन क्योंकि वो ईमानदार था, वो फटाफट शहर जाकर पुलिस को सूचित करता है और पुलिस वहां आकर घेरा डाल लेती है। अगले दिन जैसे ही चोर खजाना लेने आते हैं तो पुलिस चारों चोरों को खजाने समेत पकड़ लेती है और मल्लू को ढेर सारा इनाम मिलता है।
इतना सारा पैसा देखकर मल्लू खुश हो जाता है और इस तरह बैम्बू मनी पकड़वाए जाने के कारण इनाम पाने की वजह से वो अपनी जादुई कुल्हाड़ी का धन्यवाद करता है। अरे वाह मेरी कुल्हाड़ी, तू तो वाकई ही जादुई निकली। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही मेरा साथ देते रहना। शंभूनाथ रतन नगर के बाहर एक छोटे से गांव में रहा करता था। वो रोज जंगल से बांस काट कर लाता और शहर में बांस का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में बेचा करता था। उसे और कोई काम नहीं आता था, उसका काम सही चल रहा था। वो अपने काम से बहुत खुश था और गांव में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहा करता था। लेकिन सब कुछ ठीक चलने के बाद अचानक उस पर एक दिन दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस फैक्ट्री में वो बांस सप्लाई किया करता था, उस फैक्ट्री के मालिक की मृत्यु होने के बाद उनके बेटे ने फैक्ट्री को बंद करने का फैसला किया और बांस की जगह प्लास्टिक के फर्नीचर बनाने की यूनिट खोल ली, जिस कारण शंभूनाथ का काम बिल्कुल ही ठप हो गया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और जंगल से बांस काट काट कर अपने खेत में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये देखकर उसकी बीवी ने उससे कहा, अजी पगला गए हो क्या? अब काहे बांस काट काट कर जमा कर रहे हो? कोई और काम धंधा ढूंढो, वरना हम सब लोग भूखे मर जाएंगे। अपनी बीवी की बात सुनकर शंभूनाथ ने उससे कहा, अरे तुम फिक्र काहे करती हो, मैं हूँ ना। देखना यही बांस हमारे लिए एक दिन जादुई बांस साबित होंगे और सभी बांस इकट्ठे ही बिकेंगे एक साथ। पता नहीं वो दिन कब आएगा, जो चाहे मन में आए करो। और ऐसा कहकर उसकी बीवी अपने घर के कामों में लग जाती है और शंभूनाथ रोज की तरह बांस काट काट कर अपने खेत में जमा करने लगता है। उसके पास काफी सारे बांस जमा हो गए थे और अब वो वहाँ पड़े पड़े सूखने लगे थे, जिससे उनका रंग हरे से सुनहरा हो चला था। हर कोई आते जाते शंभूनाथ को टोका करता था, अरे भाई शंभुआ, एक बांस काहे जमा कर रहा है बे? अरे काका, ये बांस नहीं, ये सोना है, सोना। इनका रंग तो देखो। अरे बचुआ, रंग होने से कोई लकड़ी सोना नहीं हो जाएगी। काहे बेवकूफ बन रहा है तू? काका देखना, यही एक दिन मुझे सोने जैसी कमाई करके देंगे। और शंभूनाथ की बात सही निकली। एक दिन अचानक एक बड़ी सी गाड़ी में एक आदमी उसके पास आया। अरे भाई, ये बांस तुम्हारे हैं क्या? जी साहब, मेरे हैं। कहिए क्या बात है? भाई देखो, मैं शहर की एक मशहूर कंस्ट्रक्शन कंपनी से आया हूँ और हमें अपनी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए बहुत सारे बांस चाहिए, क्योंकि हम अपनी बिल्डिंग को एक ग्रीन बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। ये सुनकर शंभूनाथ बहुत ही खुश हो गया। अरे भाई, क्या सोचने लगे? देखो, अगर बांस बेचने नहीं है तो किराए पे दे सकते हो तुम। शंभूनाथ को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा और उसने अपने बांस कंस्ट्रक्शन कंपनीज को किराए पे देना शुरू कर दिया, जिससे उसकी अच्छी आमदनी होने लगी और उसका परिवार फिर से खुशहाली से रहने लगा। अब शंभूनाथ ने अपनी बीवी से कहा, काहो, हमने कहा था ना तुमसे, ये बांस नहीं, ये सोना है, सोना। और शंभूनाथ के द्वारा इकट्ठे किए हुए बांस उसके लिए जादुई सुनहरे बांस साबित हुए। एक गांव में श्याम नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो शहर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे रिक्शा चलाने का काम किया करता था। वो बहुत ही ईमानदार था। उसकी बीवी कमला गांव में लोगों के घरों में काम करके अपने पति का हाथ बटाया करती थी और उसके दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। श्याम का छोटा सा परिवार अपने कम साधनों में बड़ी सुखी से रहा करता था। एक साल गर्मियों के मौसम में जब श्याम घर वापस आया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, कमला, आज मैं बहुत थक गया हूँ, बाहर बहुत गर्मी है। उसकी बात सुनकर उसके बेटे ने उससे कहा, हाँ पापा, बहुत गर्मी है। आप घर में एसी क्यों नहीं लगवा देते? हमारे स्कूल में एसी लगा है, बहुत ठंडी हवा आती है। उसकी बात सुनकर उसकी बड़ी बहन ने उससे कहा, अरे संजू, पता है एसी कितना महंगा आता है? और तुझे पता तो है हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। चल, मैं तुझे पंखा कर देती हूँ, तू सो जा चुपचाप। और ऐसा कहकर श्याम की बेटी अपने भाई को पास पड़े अखबार से हवा करने लगती है और वो सभी सो जाते हैं। लेकिन श्याम के मन में अपने बच्चों की बात घर कर जाती है और वो सोचता है कि अपने सेठ जी से एक एसी मांग लेगा। अगले दिन जैसे ही श्याम अपनी दुकान पर पहुंचता है तो उसका सेठ उससे कहता है, अरे भाई श्याम, ये 4 एसी जरा राधानगर में देकर आ जाओ और हाँ, जल्दी देकर वापस आना। जी सेठ जी, आपसे एक बात करनी है। भाई बात बाद में, तुम पहले एसी देकर आओ, ठीक है?
श्याम एसी लेकर राधानगर के लिए निकल पड़ता है और वहाँ पर लोगों के एसी देखकर जब वो वापस आता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि एक आदमी दुकान लूट रहा था। तभी श्याम को छोटे दरवाजे के पास पड़ा एक डंडा दिखाई देता है और वो हिम्मत करके उस डंडे से उस लुटेरे पे वार कर देता है। अचानक हमला होने के कारण वो लुटेरा संभल नहीं पाता और वो वहीं गिर जाता है। लुटेरे को गिरता देखकर बाकी स्टाफ और सेठ जी लुटेरे को पकड़ लेते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। सभी लोग श्याम की बहुत तारीफ करते हैं। सेठ जी श्याम से कहते हैं, अरे भाई श्याम, तुमने तो आज हमें लूटने से बचा लिया। अच्छा, तुम कुछ कहना चाहते थे? वो सेठ जी, मैं तो बस आपसे एक एसी किश्तों पर मांगने के लिए कह रहा था। श्याम की बात सुनकर सेठ जी ने उसे एसी देते हुए कहा, अरे भाई, ये मेरी तरफ से तुम उपहार रखो। तुमने तो आज पूरी दुकान को लूटने से बचाया है। भाई, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। और श्याम सेठ जी का धन्यवाद करता है और एसी लेकर खुशी खुशी घर वापस आता है और घर आकर एसी को लगा देता है। ये देखकर उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। हुर्रे, हमारे घर एसी आ गया। और वो लोग रात को चैन की नींद सोते हैं, वो भी एसी की ठंडी ठंडी हवा में।